पुलिस स्टेशन से धैर्य और आमाक्ष बातें करते हुए बाहर निकलने लगते हैं तो गौतम, जो उनके पीछे ही चल रहा था, वो जल्दी से आकर दोनों को पुलिस स्टेशन से बाहर जाने से रोकने लगता है। सर सर रुकिए, आप लोग अभी बाहर नहीं जा सकते। क्यों? आमाक्ष पूछता है तो गौतम बताने लगता है, सर शेखावत मेंशन से निकलने से पहले एसीपी सर ने मुझसे कहा था कि जब तक वो खुद पुलिस स्टेशन ना पहुंचे तब तक मैं धैर्य सर और आपको यहाँ से जाने ना दूं। धैर्य गौतम से बोला, भाई ने रोकने के लिए कहा है। गौतम हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, यस सर, तो अब हम यहाँ पर क्या करें? और अनूप अब तक आया क्यों नहीं? गौतम आगे की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, सर इस तरफ वेटिंग एरिया है, आप वहां चलकर सर का वेट कर सकते हैं, लेकिन सर उनके आने से पहले मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकता हूँ। धैर्य और आमाक्ष दोनों गौतम को जाने नहीं दे सकता सुनकर बुरी तरह से घूरने लगते हैं। सॉरी सर, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरे सीनियर ने जो मुझसे कहा है वही कर रहा हूँ। आमाक्ष धैर्य से बोला, धैर्य तू अनूप को फोन कर और उससे पूछ वो कब तक आ रहा है। धैर्य ने कहा, मेरे पास फोन नहीं है, भाई ने घर पर ले लिया था, मैं देखता हूँ, कहकर आमाक्ष अपने पॉकेट से फोन निकालकर अनूप को फोन करने लगता है, लेकिन पूरा रिंग जाने के बाद भी अनूप फोन रिसीव नहीं करता। आमाक्ष दोबारा से अनूप का फोन ट्राई करता है, लेकिन इस बार भी अनूप पूरा रिंग जाने पर भी फोन रिसीव नहीं करता है। तो आमाक्ष चिल्लाते हुए बोलता है, पता नहीं कौन सा जरूरी काम कर रहा है जो फोन की रिंग भी उसे सुनाई नहीं दे रही है। शेखावत मेंशन में अनूप अनहिता को किस करते हुए बहकने लगता है तो वो खुद को रोक लेता है और अनहिता के लिप्स को छोड़ अपना माथा उससे जोड़कर खड़ा हो जाता है, लेकिन अनहिता को खुद से दूर नहीं करता है। अनूप के किस में उसका साथ दे रही अनहिता अनूप के रुकने से थोड़ा चौंक जाती है कि पहले तो कभी अनूप ऐसे उनके लव मोमेंट के बीच नहीं रुका, तो फिर आज क्यों? अनहिता ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कहीं अनूप का इंटरेस्ट उस पर से खत्म तो नहीं हो गया है, इसलिए वो आज पहली बार वो उनके लव मोमेंट के बीच रुक गया। अनहिता ने अनूप से पूछा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? अनूप अनहिता का माथा चूमते हुए बोला, जान, मैं अगर अभी और आगे बढ़ा तो खुद को रोक नहीं पाऊंगा और अभी मुझे धैर्य के लिए पुलिस स्टेशन जाना है, इसलिए अभी मुझे खुद को रोकना पड़ रहा है। फिर अनूप शरारत से अपनी एक आंख दबाते हुए कहता है, लेकिन रात को तुम नहीं बच सकती हो, अभी का पूरा बदला निकालूंगा मैं रात को, कहकर अनूप अनहिता को खुद से और ज्यादा चिपका लेता है और अनहिता के माथे को चूमने लगता है। उसी टाइम आकांक्षा धड़धड़ाते हुए उनके कमरे में घुस जाती है और कहती है, भाई भाभी माँ आगे। आकांक्षा कुछ बोल ही नहीं पाती है और जल्दी से अपनी आंखों को अपने हाथ से ढक कर पीछे मुड़ जाती है। आकांक्षा को अपने कमरे में देख अनूप और अनहिता हड़बड़ा जाते हैं और जल्दी से अलग हो जाते हैं। अनूप आकांक्षा से बोलता है, डोर नॉक करके नहीं आ सकती है तू? आकांक्षा अनूप को घूरते हुए बोली, वह 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 क्या जमाना आ गया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको रोमांस करना है तो डोर लॉक करके रोमांस करो ना, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन अगर डोर खुला रहा तो मैं तो अंदर आऊंगी, इसे तो कुछ बोलना ही बेकार है, बोलकर अनूप अपना माथा पीटते हुए बाथरूम में चला जाता है। आकांक्षा अनहिता को शर्म से लाल गाल लिए वही सर झुकाए खड़े देख बोलने लगती है, भाभी माँ आप दोनों को नीचे नाश्ता करने के लिए बुला रही है, मैं और यहाँ नहीं रुक सकती क्योंकि ऑलरेडी मेरे पेट के चूहे फुटबॉल खेल खेल कर थक चुके हैं, तो मैं चली नाश्ता करने, आप और भाई दोनों एक दूसरे को पप्पी झप्पी देकर साथ में आ जाना नीचे, ओके बाय, बोलकर हाथ हवा में हिलाते हुए आकांक्षा उनके कमरे से निकलकर नीचे चली जाती है। आकांक्षा नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है और खुद अपना नाश्ता सर्व कर खाने लगती है। संजना जी जो एक प्लेट में नाश्ता निकाल रही थी वो आकांक्षा से पूछती है, अनु और अनहिता कहाँ है? वो आ रहे हैं माँ, कहकर आकांक्षा मुस्कुराते हुए अपना नाश्ता करने लगती है। संजना जी प्लेट में नाश्ता निकालकर एक मेड को देते हुए बोलती है, ये नाश्ता धानी और आकृति को दे आओ और उनसे पूछना और किसी चीज की जरूरत होगी तो आकार ले जाना। वो मेड नाश्ता का प्लेट लेकर ऊपर धैर्य और धानी के कमरे में चली जाती है। संजना जी जो आकांक्षा के बगल वाले सीट पर ही बैठ रही थी, आकांक्षा को मुस्कुराता देख उससे पूछती है, क्या हुआ, इस तरह मुस्कुरा क्यों रही हो? संजना जी का ये पूछना कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो सीढ़ियों से नीचे आ रहे अनूप और अनहिता सुन लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर आकांक्षा की तरफ जो उन दोनों को ही देखकर मुस्कुरा रही थी। अनूप को तो अब आकांक्षा के सामने जाने पर भी एम्बेरेसमेंट फील हो रहा था। संजना जी दोनों को सीढ़ियों के पास खड़े देख दोनों को अपने पास बुलाते हुए कहती हैं, आओ बेटा जल्दी से नाश्ता करो नहीं तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। अनूप संजना जी को मना करते हुए बोलता है, नहीं माँ मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। धैर्य और आमाक्ष भी अब तक पुलिस स्टेशन पहुंच गए होंगे, बोलकर वो लंबे लंबे डग भरते हुए शेखावत मेंशन से बाहर निकल जाता है। दादू का भी नाश्ता पूरे होने पर वो वहां से उठकर लिविंग एरिया में आकर बैठकर टीवी पर न्यूज देखने लगते हैं। अनहिता अपना सर झुकाए अभी भी सीढ़ियों के पास ही खड़ी थी तो दादी उससे बोलती है, अन्नी बच्चे क्या हुआ, आना नाश्ता कर ले नहीं तो ठंडा हो जाएगा।
फिर अच्छा भी नहीं लगेगा खाने में। अनहिता धीरे कदमों से आकार दादी के बगल में बैठ जाती है। आकांक्षा उसे देख हंसने लगती है तो दादी उसे मारते हुए ही पूछती है, तुझे क्या हुआ है जो ऐसे हंस रही है? तो आकांक्षा दादी से बोली, वो क्या है ना दादी, मुझे लगता है बहुत जल्द इस घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है, तो उसे संभालने की तैयारी कर लो। आकांक्षा की बात सुन जहां अनीता शौक हो जाती है, वहीं दादी और संजना जी खुशी से अनीता के बालाई लेने लगती है। हाय मेरे बच्चे को किसी की नजर ना लगे, जल्दी इस घर में एक पोता या पोती दे दे और मुझे दादी बनने का सुख दे। इस बुढ़िया को दादी अनीता को अपने हाथ से नाश्ता कराने लगती है। अनीता दादी को इतना खुश देख कुछ कह नहीं पाती है। अनूप पुलिस स्टेशन पहुंचता है और सीधे वेटिंग एरिया में जाता है जहां धैर्य और आमाक्ष उसका वेट कर रहे थे। अनूप उनके पास जाकर पूछता है, सब हो गया? आमाक्ष अपने कॉलर ऊपर करते हुए कहता है, द आमाक्ष सिसोदिया, कोई काम अपने हाथ में ले और वो ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? धैर्य धीरे से बोलता है, ये कभी नहीं सुधरने वाला। फिर धैर्य अनूप को गले लगाते हुए कहता है, हाँ भाई, सब ठीक से हो गया है। अनूप ने कहा, गुड, अब जाओ यहाँ से, घर में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, स्पेशली धानी। धानी उसका इंतजार कर रही है। ये सुन धैर्य के फेस पर एक स्माइल आ जाती है जिसे वहां मौजूद तीनों लोग देख लेते हैं। धैर्य ने अनूप से पूछा, धानी ने कुछ कहा क्या भाई? उसने मेरे बारे में पूछा क्या? अनूप धैर्य की बड़ी स्माइल को अपनी उंगलियों से और बड़ा करते हुए उससे कहता है, मुझसे तो नहीं, लेकिन घर पर किसी से तो पूछा ही होगा। वैसे भी तुम इतने देर से यहाँ पर हो, वो तुझे मिस करती होगी, तो अब तुम घर जाओ उसके पास। इतना बोलकर अनूप को कसकर गले से लगा लेता है। अनूप फिर गौतम से बोलता है, गौतम तुम धैर्य को बाहर लेकर जाओ और बिना किसी रिपोर्टर के नजर में आए इसे यहाँ से बाहर निकालो। फिर आमाक्ष से बोला, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आमाक्ष अपना मुंह लटकाए अनूप के साथ उसके केबिन की ओर जाने लगता है और गौतम धैर्य को सेफली बाहर लाकर कार में बैठा देता है। धैर्य के कार में बैठ जाने पर ड्राइवर कार स्टार्ट करता है। गौतम धैर्य से हाथ मिलाकर बोलता है, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा सर। धैर्य मुस्कुरा देता है। ड्राइवर कार चलाकर वहां से निकल जाता है। धैर्य पूरे रास्ते धानी के बारे में सोच सोच मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर में धैर्य शेखावत मेंशन पहुंच जाता है। वो अंदर आकर पहले दादू से मिलता है, फिर दादी से। दादी के पास आकर धैर्य उनके गाल पर किस करते हुए कहता है, मेरी बाबी डॉल कैसी है? दादी ने धैर्य की गाल खींचते हुए कहा, तेरी बाबी डॉल तेरे साथ रहने से ज्यादा खुश रहती है, लेकिन अभी तो कोई और ही है जो तुझे देखकर मुझसे ज्यादा खुश हो जाएगी। जा मिल ले अपनी माँ से, फिर अपनी बीबी से भी जाकर मिल लेना, वो बेचारी तो अभी अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकती है। धैर्य दादी के दोनों गाल बारी बारी से चूम कर संजना जी के पास जाता है और उनको गले लगाते हुए बोलता है, आपने कहा था ना लंच टाइम तक आ जाने को, देखो भाई ने वहां रहने ही नहीं दिया और आपके पास भेज दिया। संजना जी धैर्य को अपने बाहों में कसते हुए रोने लगती है तो धैर्य उनके आंसू साफ करते हुए उन्हें चुप कराते हुए बोलता है, माँ मैं आ तो गया हूँ, अब क्यों रो रही हो? रोना बंद करो। संजना जी रोना बंद कर देती है और धैर्य से बोलती है, जा एक बार धानी से मिल ले। धैर्य हाँ में सर हिलाकर अनीता और आकांक्षा को गले से लगाता है और फिर सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में जाता है। जब धैर्य अपने कमरे में पहुंचता है तो वो जैसे डोर खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो उसे आकृति की आवाज सुनाई देती है जो धानी के इशारे से बोली हुई बात को बोल रही थी, मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिया। धैर्य की कार आकार शेखावत मेंशन के बाहर रुकती है तो ड्राइवर जल्दी से बाहर आकर बैक सीट का डोर ओपन करता है। धैर्य कार से बाहर आता है और सीधे मेन डोर पर आकर बेल बजाता है तो हॉल में काम कर रही एक मेड जाकर डोर ओपन करती है तो सामने धैर्य को देख उसे ग्रीट करती है। फिर सामने से हटकर धैर्य के लिए अंदर आने के लिए रास्ता छोड़ देती है। धैर्य अंदर आता है तो देखता है दादू लिविंग एरिया में बैठ न्यूज देख रहे हैं। न्यूज क्या देख रहे हैं? सिर्फ चैनल चेंज कर रहे थे क्योंकि वो टीवी पर चल रहे सारे न्यूज चैनल पर धैर्य से जुड़ी हुई न्यूज ढूंढ रहे थे कि किस किस चैनल पर और क्या क्या धैर्य के बारे में और शेखावत एम्पायर के बारे में बोला जा रहा है और किस तरह से उनके इतनी सालों से कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। लेकिन काफी देर हर एक न्यूज चैनल छान लेने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। धैर्य दादू के पास जाता है जो कि काफी परेशान लग रहे थे और वो रिमोट के बटन दबाए जा रहे थे और चैनल चेंज किए जा रहे थे। दादू आप क्या कर रहे हो और इतने परेशान क्यों लग रहे हो, क्या बात है? दादू जो काफी देर से परेशान हो रहे थे धैर्य की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखते हैं और फिर उसे अपने गले से लगाते हैं। फिर धैर्य का सार सहलाते हुए बोलते हैं, कुछ नहीं बेटा, ये देख रहा था कि और कितने चैनल्स पर हमारे इतने सालों की बनाई हुई इज्जत को कैसे उतारा जा रहा है और हमारे शेखावत एम्पायर के शेयर कितने गिरे हैं। लेकिन
बेटा, मैं ये देखकर हैरान हूँ कि तुम्हारे अरेस्ट होने की खबर हर न्यूज चैनल पर चल रही है, लेकिन शेखावत एम्पायर का इन सब में कहीं भी जिक्र तक नहीं किया जा रहा है। धैर्य दादू के हाथ से टीवी का रिमोट लेकर टेबल पर रख दादू का हाथ अपने हाथ में लेता है और उनसे बोलता है, सब हो सकता है दादू, जब तक भाई शेखावत एम्पायर के सामने ढाल बनकर खड़े हैं, सब हो सकता है, तो आप ज्यादा फिक्र ना करें, और अगर फिर भी आपको फिक्र हो रही है तो आप भाई या फिर रोमी से बात कर सकते हैं। धैर्य फिर दादू के पास से होकर दादी के पास जाता है और उनके गाल पर किस करते हुए उनसे बोलता है, कैसी है मेरी बाबी डॉल। दादी पहले तो धैर्य के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर कुछ पल उसके चेहरे को निहारती है, जैसे जाने कितने दिनों के बाद वो धैर्य को देख रही थी। फिर धैर्य के माथे को चूम कर बोलती है, तेरी बाबी डॉल तेरे साथ रहने पर खुश रहती है, लेकिन अभी तो कोई और ही है जो तुझे देखकर मुझसे भी ज्यादा खुश हो जाएगा। जा मिल ले अपनी माँ से, फिर अपनी बीबी से भी मिल लेना, वो बेचारी तो अभी अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकती है। धानी का जिक्र आने भर से ही धैर्य के चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान आ जाती है। वो दादी के दोनों गालों को बारी बारी से चूम कर संजना जी के पास चला जाता है। धैर्य संजना जी के पास जाकर उनको गले से लगाता है और वैसे ही उनको गले से लगाए बोलता है, आपने कहा था ना कि लंच टाइम तक घर आ जाने के लिए, देखो भाई ने मुझे वहां रहने ही नहीं दिया और यहाँ आपके पास भेज दिया। तभी धैर्य को महसूस होता है कि संजना जी रो रही है। धैर्य, माँ आप रो रही है, बोलते हुए धैर्य संजना जी को खुद से अलग करने लगता है, तो संजना जी धैर्य को और कस कर पकड़ लेती है। धैर्य संजना जी से बोलता है, माँ अब तो मैं आपके सामने हूँ, आपके कहने पर कि मुझे लंच तक घर आ जाना है, तो देखो अभी लंच टाइम भी नहीं हुआ है और मैं आपके सामने हूँ। माँ, अगर भाई को पता चला ना कि मेरे वजह से आपके आंखों में आंसू आए हैं तो बिना किसी जुर्म के वो मुझे जेल में डाल देंगे। और माँ, मैं अभी अभी जेल से वापस आया हूँ, फिर से जेल नहीं जाना चाहता, और क्या आप मुझे जेल जाते हुए देखना चाहती है? माँ संजना जी धैर्य से अलग होकर ना में सर हिलाने लगती है, तो फिर ये आंसू पोछो और पहले तो ये रोना बंद करो, नहीं तो इस घर में चुगलखोरों की कमी नहीं है। अगर उस चुगलखोर ने भाई से ये चुगली कर दी कि मेरी वजह से आप रो रही थी, तो इस बार मुझे बचाने वाला ही मुझे जेल में डाल देगा। धैर्य आकांक्षा और अनहिता की तरफ देखते हुए चुगलखोरों वाली बात बोलता है, जिससे अनहिता और आकांक्षा दोनों ही उसे आंखें छोटी कर खतरनाक तरीके से घूरने लगती है। संजना जी आपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, मैं नहीं रो रही, देख अब अनूप तेरे साथ कुछ नहीं करेगा और उसे कोई कुछ बताएगा भी नहीं। संजना जी अनहिता और आकांक्षा को देखते हुए बोलती है, फिर धैर्य से बोली, अब जा धानी से मिल ले, उस बेचारी बच्ची को तो कुछ पता भी नहीं है। धैर्य हाँ में सर हिलाते हुए संजना जी के पास से अनहिता और आकांक्षा के पास आकर अपने कान पकड़ मुस्कुराते हुए सॉरी बोलता है। धैर्य को अपने कान पकड़ता देख आकांक्षा इठलाते हुए बोलती है, सीटअपस भी कर लो। धैर्य अपने कान छोड़कर दोनों को गले से लगा लेता है, फिर उनसे बोलता है, भाई से चुगली मत करना। उनसे इतना बोलकर जल्दी से उनसे दूर होकर ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग जाता है। और यहाँ आकांक्षा धैर्य को भागता देख गुस्सा करते हुए बोलती है, आने दो भाई को, मैं उनको सब बता दूंगी। बोलकर आकांक्षा मेड को लेकर पार्टी के बचे हुए काम को पूरा करने चली जाती है। धैर्य जब अपने कमरे के पास आता है तो उसे हल्की हल्की आवाज आती है, तो धैर्य कमरे का डोर हल्के हाथों से खोल अंदर जाता है तो देखता है कि धानी अपने पैर मोड़कर बेड पर बैठी हुई थी और आकृति उसकी इशारे से बोली हुई बात को दोहरा रही थी। धानी अपने हाथ के इशारे से एक बड़ा सा बॉक्स बनाती है, फिर उस पर रिबन बांधने जैसा गिफ्ट रेप करने जैसा कर आकृति से बोलती है कि किसी ने भी उसे उसके बर्थडे का गिफ्ट नहीं दिया है। आकृति उसकी कही बात को दोहराते हुए बोलती है, किसी ने भी तुझे तेरे बर्थडे का गिफ्ट नहीं दिया है ना। धानी जल्दी जल्दी हाँ में अपना सर हिलाने लगती है। तभी आकृति धानी के पीछे धैर्य को हल्के कदमों से आता देखती है और जैसे कुछ बोलने को होती है, धैर्य उसे मुंह में उंगली रख चुप रहने का इशारा करता है, तो वो चुप हो जाती है, लेकिन धानी बोले ही जा रही थी। धानी इस बार आकृति की तरफ अपनी उंगली करती है, फिर वही बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स बनाकर अपना हाथ ना में हिलाती है, जिसे समझ आकृति बोलती है, मैंने भी तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया है। तो फिर से धानी जोर जोर से अपना सर हिलाती है। आकृति धानी से पूछती है, तुझे मुझसे क्या चाहिए? धैर्य धानी को ऐसे खुलकर आकृति से बात करते हुए देखते हुए ही बैट पर चढ़ घोड़ा बनकर अपने घुटनों के बल चलकर धानी के बगल में जाकर वैसे ही घुटने के बल बैठा रहता है। धानी इस बात से अनजान कि धैर्य ठीक उसके बगल में ही है। वो आकृति से गिफ्ट में क्या चाहती है बताने लगती है। धानी हवा में गैस जलाती है, फिर उसके ऊपर एक पतीला रखती है, फिर उसमें पानी जैसा कुछ डालती है, फिर उसे चलाती है, फिर 2-3 चम्मच कुछ डाल
रही है ऐसे दिखाती है, फिर उसे चलाती है, फिर उसके ऊपर कुछ डालकर ढक्कन ढककर गैस बंद कर देती है, फिर अपने हाथ झाड़ने लगती है, जिसे देख आकृति धानी को घूरते हुए बोलती है, मिल्क की मिठाई खानी है तुझे? धानी हाँ में गर्दन हिलाने लगती है, मैं नहीं बनाने वाली, मुझसे खराब हो जाती है। आकृति बनाने से मना करती है तो धानी आकृति से रिक्वेस्ट करने के लहजे में अपनी हाथ से एक और बनाती है, जैसे कह रही हो थोड़ा सा बना दो। आकृति धानी को देखते हुए बोली, धानी बच्चा, मिल्क की मिठाई मुझसे अच्छे से नहीं बनती है, वो पापा बनाते थे तेरे बर्थडे पर। धानी फिर आकृति को गुस्से से घूरती है, जैसे बोल रही हो आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, आप बनाओगे या नहीं? आकृति अपना सरना में हिलाने जाती ही है कि धानी अपने हाथ अपने चेस्ट पर फोल्ड कर बैठ जाती है, तो वहीं धैर्य धानी को आकृति पर गुस्सा करते देखकर अपनी दबी हुई हंसी हंस रहा था। आकृति धैर्य को खुद पर हंसता देख अपने मन में बोलती है, बड़ी हंसी आ रही है ना, अभी बताती हूँ तुम्हें। आकृति धानी से पूछती है, धानी बच्चा मेरी छोड़, मैं तो कभी भी तुझे मिल्क की मिठाई बनाकर खिला दूंगी। तुम मुझे पहले ये बताओ कि धैर्य ने तुम्हें गिफ्ट में क्या दिया है? धैर्य आकृति की बात सुन आकृति को घूरने लगता है और धानी के बोलने का वेट करने लगता है कि धानी अब उसके बारे में क्या बोलती है। धानी आकृति की बात सुन अपना मुंह ऐंठ लेती है। धैर्य धानी का मुंह ऐंठना देख अपना मुंह बनाने लगता है। धानी आकृति को देखती है, फिर सामने टेबल पर रखे चाय के कप को अपने हाथ पर रख उसमें से अपनी दो उंगली से कुछ निकलकर झटकने के अंदाज में फेंकती है, फिर अपने चेहरे पर से घूंघट हटाती है, फिर कैंडल फूंकती है और आकृति को अंगूठा दिखाती है। आकृति धानी के बगल में बैठे धैर्य को देखते हुए जोर जोर से हंसने लगती है, जैसे धानी ने क्या कहा उसे समझ आ गया हो। तो वही धैर्य कभी धानी को तो कभी आकृति को अपनी कंफ्यूजन भरी आंखों से देखता है। आकृति अपनी हंसी रोककर धानी से बोलती है, तेरे कहने का मतलब यह है कि धैर्य कंजूस मक्खी चूस है, उसने तुझे तेरी मुंह दिखाई पर भी कुछ नहीं दिया और आज तेरे बर्थडे पर भी कुछ नहीं दिया। बोलकर आकृति फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। वही धानी मासूमियत से अपना सर हाँ में हिलाने लगती है। वही धानी के मुंह से अपने लिए कंजूस सुनकर धैर्य का मुंह बन जाता है और वो धानी के ओर करीब आकर उसके कान में बोलता है, अच्छा तो मैं कंजूस मक्खी चूस हूँ? धानी ये आवाज सुनकर अपने बगल में देखने के लिए जैसे अपना सर मोड़ती है कि सन रह जाती है, क्योंकि धैर्य जो धानी के काफी करीब आकर बोल रहा था। धानी के अचानक मुड़ने पर धानी के होंठ धैर्य के होंठों पर रखा जाते हैं, जिससे दोनों ही अपनी जगह पर जम से जाते हैं, ऐसे उनके बीच एक्सीडेंटल किस हो जाता है। आकृति उन्हें ऐसे देखकर देखती रह जाती है, फिर आकृति मुंह दबाए हंसती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। उसे खुशी इस बात की थी कि उसकी बहन को इस घर में सब उसके ना बोल पाने के बावजूद भी उससे प्यार करते हैं और अब शायद धैर्य भी उसकी बहन को चाहने लगा है। आकृति के डोर बंद करके जाने से डोर बंद होने की आवाज से अब तक जो धैर्य और धानी के होंठ एक दूसरे से जुड़े हुए थे वो अलग हो जाते हैं। धानी जल्दी से धैर्य से अलग होकर अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है। धैर्य ने पहले कभी ऐसे कोई सिचुएशन फेस नहीं किया था, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। फिर धैर्य ने देखा कि धानी अपने चेहरे को ढक अपनी उंगलियों के बीच से धैर्य को कनखियों से देख रही है, तो धैर्य धानी का हाथ उसके गाल पर से हटाता है और उसके गाल पर किसकर कमरे से बाहर निकल जाता है। धैर्य की इस हरकत से धानी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनूप, गौतम और आमाक्ष अनूप के केबिन में जाते हैं। फिर आमाक्ष और गौतम सामने चेयर खींचकर बैठ जाते हैं और अनूप उनके सामने अपने चेयर पर बैठा होता है। आमाक्ष अनूप को सीरियस लुक देते हुए उससे बोलता है, अब बताएगा तूने मुझे यहाँ क्यों रोका है? अच्छा खासा मैं घर जा रहा था तो तूने मुझे यहाँ रोक लिया और अब लगता है जैसे मुंह में दही जमा कर बैठा है। अगर तुम अब नहीं बता रहे कि तुमने मुझे यहाँ क्यों रोका है तो मैं जा रहा हूँ। बोल आमाक्ष अपनी चेयर से उठकर बाहर की ओर जाने लगता है। गौतम भी अपने चेयर से उठकर आमाक्ष को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी उन दोनों को ही अनूप की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन वो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर रुक जाते हैं। अनूप उन दोनों को जाते हुए देख थोड़े ऊंचे आवाज में बोलता है, धैर्य को फंसाया जा रहा है। अनूप की बात सुनकर गौतम चुपचाप आकर सामने चेयर पर बैठ जाता है। आमाक्ष अनूप की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तेरे कहने का मतलब क्या है कि धैर्य इस केस में गलती से नहीं फंसा बल्कि उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है? अनूप आमाक्ष की बात पर हाँ में सर हिला देता है, तो गौतम बीच में ही बोलता है, लेकिन सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि धैर्य सर को जानबूझकर फंसाया जा रहा है? आमाक्ष गौतम की बात पर अनूप से पूछता है, बता इसके गौतम की तरफ दिखाते हुए इसके सवाल का क्या जवाब है तेरे पास? अनूप आमाक्ष और गौतम को देखते हुए उनके तरफ टेबल पर रखा लैपटॉप उनके तरफ मोड़ देता है और जब दोनों स्क्रीन पर चल रहे वीडियो को देखते हैं तो उस वीडियो को देखकर उनकी आंखें बाहर आने को होती है। धैर्य के कमरे से जाने के बाद धानी काफी देर तक डोर को
घूरते रहती है, फिर अचानक से पीछे पीठ के बल बेड पर गिर जाती है, फिर अपने होठों पर अपनी उंगली से छूते हुए खुद के होठों पर धैर्य के होठों को फील करने लगती है। इस वक्त कमरे में धानी के धड़कनों का शोर साफ सुना जा सकता था। कमरे के बाहर कमरे के डोर से लगकर खड़ा धैर्य अपने दिल को बेतहाशा धड़कने से रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था, पर जाने क्यों आज उसका दिल उससे बगावत कर रहा था। धैर्य अपने दिल की जगह पर सहलाते हुए खुद से बोलने लगता है, आज तक मैंने कितनी ही बार नौ बोल पर भी छाका मारा है, और आज अपनी ही बीवी के सामने दिल का ये हाल है कि इसने मुझे छाका मारने वाले बोल पर क्लीन बोल्ड कर दिया है। मैंने तो भाभी से कहा था कि मैं कभी प्यार नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्या करूं, इस दिल का ये तो बगावत पर उतर आया है। फिर धैर्य के सामने धानी का अचानक से उसे किस करना याद आ जाता है, और वो मुस्कुराते हुए अपने होठों को छूते हुए नीचे चला जाता है। जब धैर्य नीचे आता है तो सब नीचे हॉल में बैठ पार्टी के लिए कुछ खास गेस्ट को इनवाइट कर रहे थे। आकृति भी वही सबके सामने बैठी थी। धैर्य आकार दादू और दादी के पास जाकर नीचे फर्श पर बैठ जाता है। सब धैर्य को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। खुद को अजीब नजरों से घूरते हुए देखकर धैर्य ने कहा, क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, कुछ लगा है क्या मेरे फेस पर। सब नामे सर हिलाने लगते हैं, लेकिन सब धीरे धीरे धैर्य को देखकर हंस रहे थे। धैर्य सबको ऐसे खुद पर हंसता देखकर झल्लाते हुए पूछता है, क्या हुआ, आप सब ऐसे क्यों हंस रहे हैं। अनाहीनता आकृति से पूछती है, आकृति तुम्हें पता है क्या कि आज धानी ने कौन से कलर की लिपस्टिक लगाई है। आकृति नहीं भाभी, अनहिता भाभी। धैर्य तुम्हें पता है क्या धानी ने आज कौन सी कलर की लिपस्टिक लगाई है। धैर्य पहले अनाहीनता फिर आकृति को पूरे जी जान से घूरता है और अपने मन में बोलता है, क्या इसने सबको बता दिया। कमरे जो हुआ, फिर गुर्राते हुए बोलता है, मुझे कैसे पता होगा भाभी कि उसने कौन सी कलर की लिपस्टिक लगाई है। मैंने थोड़े ना। धैर्य के आगे की शब्द उसके गले में ही अटक कर रह जाती है और वो अपने होठों पर अपना हाथ रख लेता है, फिर अपनी उंगली से पोंछ कर देखता है तो उसमें रेड कलर लगी हुई थी। तभी सब ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं और धैर्य का सबको खुद पर हंसता देखकर मुंह बन जाता है। धैर्य, इतनी लिपस्टिक कौन लगाता है कि छूने भर से ही दूसरे को लग जाए। अब मैं उसे लिपस्टिक लगाने ही नहीं दूंगा। फिर से ऐसा हुआ तो फिर से सब मुझ पर हंसने लगेंगे। धैर्य अपने जगह से उठते हुए बोलता है, मुझे आप लोगों के पास बैठना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ। धैर्य वहां से जाने लगता है तो दादू धैर्य का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे अपने पास बैठाकर उससे बोलते हैं, अरे बरखुरदर बैठो भी, तुमने तो अपनी बीवी को बंद कमरे में चूमा है। हम तो हमारे जमाने में सबके सामने तुम्हारी दादी को चूम लिया करते थे। ऐसे ही कह दादू अपने पास बैठी दादी के गाल पर किस कर लेते हैं और उन्हें देख सब एक बार फिर से ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। दादी शर्माते हुए कहती है, क्या आप भी बच्चों के सामने ऐसी हरकतें करते हैं, क्या सोचेंगे बच्चे। दादू ने एक बार फिर से दादी के गाल को चूमते हुए कहा, जी यही सोचेंगे कि बूढ़ा बूढ़ी में अभी तक कितना प्यार है, जो आजकल कम ही देखने को मिला करता है। सब दादू दादी को प्यार से देख रहे थे तो वही धैर्य दादू और दादी की जगह खुद को और धानी को इमेजिन कर रहा था। तुम भी मेरे साथ इस उम्र तक ऐसे ही रहना। धैर्य के मन में ये ख्याल चलने लगते हैं और वो सबके साथ हंसने लगता है। दादी और संजना जी सबको एक साथ इतना खुश देख खुश हो रही थी। वही पुलिस स्टेशन में गौतम और आमाक्ष अनूप की तरफ देखते हैं। गौतम तो अनूप से अपने सवाल पूछने के बाद अनूप से मिलने वाले अंसार का वेट कर रहा था, पर हमारे जनाब आमाक्ष चुपचाप बैठ जाए, ऐसा तो होने से रहा। आमाक्ष कभी डेस्क पर अपनी उंगली से टेप करता तो कभी डेस्क पर सामने रखे ग्लोबल को गोल गोल घुमाने लगता। आमाक्ष के ऐसे करने से अनूप उससे छिड़ते हुए बोलता है, तुम थोड़ी देर चुपचाप नहीं बैठ सकते हो बिना किसी भी सामान को हाथ लगाए। हाँ, चुपचाप बैठ। अनूप की बात सुन जहां गौतम हंसने लगता है तो वहीं आमाक्ष अपना मुंह बना लेता है और घूर कर गौतम को देखता है तो गौतम चुप हो जाता है। आमाक्ष अनूप से बोला, एक तो मैं यहाँ तेरे कहने पर रुका हुआ हूँ और तू है कि मुझे ही सुना रहा है। तुझे पता है मेरा कितना जरूरी काम तेरे वजह से रुक गया है। अच्छा, यहाँ से जाकर तू ऐसा कौन सा जरूरी काम करने वाला था, जरा मैं भी तो जानूं। अनूप अपने बोन चढ़ाते हुए अपने लैपटॉप पर कुछ काम करते हुए बिना आमाक्ष की ओर देखे उससे पूछता है। आमाक्ष तो जैसे अनूप के पूछने से पहले ही किसी के ख्यालों में खो गया था। आमाक्ष के फेस पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जैसे वो जिसके बारे में सोच रहा है वो शख्स उसके लिए कितना खास है, लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है और वो मायूसी भरी आवाज में बोलता है, छोड़ना यार, उसे ढूंढ ढूंढ कर मैं परेशान हो गया हूँ, लेकिन वो नहीं मिली, जाने कहाँ छुप कर बैठी है एक जगह। तो ये रहा अपने दिल की जगह पर हाथ रख मसलते हुए सरगोशी सी आलम में खोते हुए कहता है, पर दूसरी जगह का मुझे नहीं
पता है जहां वो रहती है, ये बोलते हुए फिर से उसका फेस लटक जाता है। अनूप आमाक्ष को दूसरी दुनिया में जाते हुए देख कर मुंह बनाते हुए ही कहता है, वो देवदास की औलाद अपनी पारो की यादों से बाहर आ, मुझे यहाँ का आमाक्ष के दिल के पास टेप करते हुए नहीं पता, पर अगर तुझे तेरी पारो का नाम नंबर कुछ याद है तो बता दे, हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। अनूप की बात से आमाक्ष वैसे ही खोए हुए लहजे में बोला, मुझे उसका नाम नंबर तो नहीं पता, पर तूने उसे मेरी पारो कहा, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, वो मेरी पारो है। आमाक्ष ये सब इतने नौटंकी कर कह रहा था कि उसके बगल में बैठा गौतम जोर जोर से हंसने लगता है, तो वही अनूप को ऐसा लग रहा था कि वो जिस लैपटॉप पर काम कर रहा है उसी लैपटॉप पर अपना सर फोड़ दे या फिर आमाक्ष के सर पर ही पटक दे। गौतम के जोर से हंसने से आमाक्ष अपने ख्यालों से ऐसे बाहर आता है जैसे उसे कोई जबरदस्ती खींचकर बाहर निकाल रहा हो। आमाक्ष गौतम को हंसता देख उससे बोलता है, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। जब तुम्हें किसी लड़की से पहली नजर का प्यार हो जाएगा और तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि अभी मुझपे क्या बीत रही है। गौतम ने आमाक्ष से कहा, सर मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और बहुत जल्दी ही उसके घर वालों से शादी की बात करने वाला हूँ। अरे वाह, क्या नाम है उसका? आश्री। गौतम अभी अपनी गर्लफ्रेंड का नाम आधा ही बता पाया था कि अनूप दोनों को बीच में रोक देता है और आमाक्ष को बोलता है, अब तुझे इसकी गर्लफ्रेंड में इंटरेस्ट हो गया क्या? और अब ये गर्लफ्रेंड पुराण बंद कर और तुम गौतम से तुम अपनी गर्लफ्रेंड को इससे दूर ही रखना, क्या पता तुमसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को चुरा ले और अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। गौतम कुछ कहता उससे पहले ही आमाक्ष उसे हाथ दिखाकर चुप करा देता है और अनूप से मुंह बनाते हुए बोलने लगता है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड क्यों चुराने लगा, मैं अपनी वाली को खुद ढूंढ लूंगा। बोलकर आमाक्ष आड़े टेढ़े मुंह बनाने लगता है, जिसे देख गौतम के लिए उसकी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। फिर भी वो अनूप के सामने ऐसे बैठा था जैसे उस पर आमाक्ष की नौटंकियों का कुछ असर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अपनी नौटंकी बंद कर। और ये देख अनूप अपना लैपटॉप उन दोनों की तरफ मोड़ देता है। लैपटॉप पर एक फोल्डर खुला हुआ था और उसमें 3 वीडियो शो हो रहा था। अनूप एक वीडियो पर क्लिक करता है, वीडियो स्टार्ट होता है। उस वीडियो में धैर्य प्रिया के फ्लैट के अंदर जाते हुए नजर आ रहा था। थोड़ी देर में धैर्य प्रिया के फ्लैट से वापस आते हुए नजर आ रहा था और उसके चेहरे पर एक पल को रिलैक्स नजर आता तो एक पल को बेचैनी नजर आता है। ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। जिसे खत्म होता देख गौतम और आमाक्ष गंभीर स्वर में अनूप से बोलते हैं, ये तो हमने पहले भी देखा है, इसमें नया क्या है? अनूप दूसरे वीडियो पर क्लिक करते हुए कहता है, नया इसमें है। दूसरा वीडियो स्टार्ट होता है। उस वीडियो में पहले वाले वीडियो के ठीक 1 घंटे बाद का टाइम शो हो रहा था। उसमें प्रिया अपने फ्लैट से फोन पर बात करते हुए बाहर जाती हुई दिखाई देती है। प्रिया ने शादी का जोड़ा पहन रखा था। ये वीडियो भी यही खत्म हो जाती है। फिर अनूप तीसरा वीडियो प्ले करता है। इस वीडियो में ऐसा लग रहा था जैसे ये वीडियो काफी दूर से बनाई गई है। तीसरे वीडियो में आधी रात का समय शो हो रहा था, जिसमें फ्लैट के मेन गेट पर एक मारुति वैन आकर रुकती है और उसमें से 5-6 लोग उतरते हैं और एक आदमी उसके अंदर से एक लड़की को निकालता है और लड़की को अपने कंधे पर उठाए सबसे छुपते छुपाते फ्लैट के अंदर ले जाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद वो लोग वापस आते हैं और मारुति वैन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। उस वीडियो को देख आमाक्ष और गौतम बोल उठते हैं, ये तो प्रिया है। अनूप हाँ में सर हिलाते हुए बोलता है, हाँ हमारे पास ये वीडियो एक प्रूफ की तरह है, लेकिन अगर वीडियो की तरफ दिखाते हुए अगर इनमें से एक भी हमारे हाथ लग गया तो कोई कुछ भी कर ले, धैर्य को सजा नहीं हो पाएगा। गौतम ने कहा, सर हमने तो सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया था, लेकिन हमें उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। फिर आपको ये वीडियो कैसे मिला? अनूप, तुमने देखा था फ्लैट के मेन डोर के रोड के उस पार एक एटीएम है जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिसका मुंह ठीक प्रिया के फ्लैट के मेन डोर की तरफ है। उसी से मुझे ये वीडियो मिला है। अब इंतजार है ऑटोप्सी रिपोर्ट की और इन लोगों में से किसी के पकड़े जाने की। फिर कोर्ट के फर्स्ट हियरिंग पर ही धैर्य बेकसूर साबित हो जाएगा। तभी अनूप का फोन रिंग करता है। अनूप फोन देखता है तो उस पर कांस्टेबल देश पांडे का कॉल आ रहा था। अनूप कॉल रिसीव करता है। हाँ बोलो देश पांडे। देश पांडे अनूप से बोला, सर वो लड़की को होश आ गया है और वो हंगामा कर रही है, यहाँ पर घर जाने खोज रही है। अनूप कांस्टेबल देश पांडे की बात सुनकर उससे बोलता है, ठीक है तुम थोड़ी देर उसे संभालो, मैं आ रहा हूँ। देश पांडे ओके सर बोलता है। फिर दोनों कॉल कट कर देते हैं। अनूप गौतम को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और आमाक्ष को भी जाने के लिए बोलकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता है।
अनूप, आमाक्ष और गौतम जब पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया और रिपोर्ट्स का जमावड़ा लगा हुआ है। उनको बाहर आता देख रिपोर्ट्स उनके पास आने लगते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तो आमाक्ष अनूप और गौतम को जाने के लिए बोलता है और खुद रिपोर्ट्स के पास जाता है। अनूप और गौतम वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। आमाक्ष उनके पास जाता है रिपोर्टर के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। रिपोर्टर आमाक्ष के पास ऐसे झुंड लगा देते हैं जैसे आमाक्ष कोई शहद हो और वो सब मधुमक्खी हो। रिपोर्टर आमाक्ष से बोले, सर हमने सुना है कि धैर्य शेखावत जो कि प्रिया मर्डर केस में दोषी पाए गए हैं, आप उनका केस लड़ रहे हैं, लेकिन सर सभी जानते हैं कि आप सिर्फ उन लोगों का केस लेते हैं जो बेकसूर होते और किसी कारण से उन्हें फंसाया जाता है, तो फिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि आपको एक गुनाहगार का केस लेना पड़ गया? सर, धैर्य शेखावत से आपको मोटी रकम मिल रही है, क्या धैर्य शेखावत जैसी शख्सियत के कारण आपका ईमान डोल गया? आमाक्ष को रिपोर्ट की ईमान डोलने वाली बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है, पर अभी वो उन्हें मुंह से ही जवाब दे सकता था। आमाक्ष रिपोर्टर का माइक लेकर बोला, देखिए, पहले तो आप सभी धैर्य शेखावत के नाम के साथ गुनाहगार और दोषी जैसे शब्द लगाना बंद कीजिए। अभी धैर्य शेखावत दोषी साबित नहीं हुए हैं, और रही बात की मेरे ईमान डोलने की बात, तो आप लोग और पूरा मुंबई जनता है कि द क्रिमिनल लॉयर आमाक्ष सिसोदिया ने आज तक जितने भी केस लिए हैं वो ये देखकर नहीं लेता है कि सामने वाला शख्स कितना अमीर है या फिर गरीब, वो शख्स बंगलों में रहता है या झोपड़ी में। मैं ये देखकर केस लेता हूँ कि सामने वाले के आंखों में सच्चाई दिखती है या नहीं। और रही बात की धैर्य शेखावत मुझे मोटी रकम दे रहा है या नहीं, तो आज तक दुनिया में किसी के पास इतना पैसा नहीं आया है कि वो आमाक्ष सिसोदिया का ईमान खरीद सके। रिपोर्ट्स तो आमाक्ष का जवाब और उसका गुस्सा देख आगे उससे क्या सवाल करे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो आमाक्ष से क्या पूछने वाले थे वो भी भूल गए थे, लेकिन उन्हें न्यूज तो बनाना ही था, तो डरते और हकलाते हुए आगे के सवाल पूछने वाले होते हैं। लेकिन आमाक्ष नो मोर क्वेश्चन बोलकर वहां से अपनी कार में बैठकर चला जाता है। वो सारे रिपोर्टर्स उसे जाते हुए बस देखते ही रह जाते हैं, किसी में भी उसके पीछे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। देखते ही देखते आमाक्ष कार वहां से गायब हो जाती है। एक रिपोर्टर का असिस्टेंट जो शायद नया था उससे पूछता है, सर ये कौन था? जिसके एक ही जवाब से सारे रिपोर्टर्स की बोलती बंद हो गई। रिपोर्टर, तुम नए आए हो इसलिए इन्हें नहीं जानते, मुंबई के सबसे फेमस क्रिमिनल लॉयर हैं, हर कोई अपना केस इन्हीं से लड़ना चाहता है, क्योंकि आज तक इन्होंने जितने भी केस लड़े हैं उन सभी केस में इनको जीत हासिल हुई है। ये अपना एक फॉर्म भी चलाते हैं और नए आए इंटर्न को बेस्ट लॉयर बनने की तैयारी करवाते हैं। असिस्टेंट रिपोर्टर से, फिर तो सर ये केस भी जीत ही लेंगे। फिर सारे रिपोर्टर्स मुंह लटकाए वहां से चले जाते हैं। हॉस्पिटल में अनूप और गौतम हॉस्पिटल पहुंच रिसेप्शन पर जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछती है, मैं आई हेल्प यू? अनूप उस रिसेप्शनिस्ट से कुछ पूछ पता उससे पहले ही वहां से गुजर रहा डॉक्टर उनके पास आता है और उनसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उनसे बोलता है, हेलो एसीपी सर। अनूप डॉक्टर की तरफ देखता है और उससे पूछता है, क्या मैं आपको जानता हूँ? डॉक्टर बोलता है, सर आपने जो 2 पेशेंट को एडमिट करवाया है उनका ट्रीटमेंट मैं ही कर रहा हूँ। अनूप डॉक्टर से हाथ मिलाते हुए बोलता है, ओ हेलो डॉक्टर, कैसे है वो दोनों? डॉक्टर, सर उस लड़के को अभी तक होश नहीं आया है और उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया है, शायद ही वो अब कभी चल भी पाएगा। अनूप डॉक्टर से, उसने काम ही ऐसा किया है ही वो इसी के काबिल है। और वो लड़की कैसी है? डॉक्टर, सर लड़की को तो हो गया है, और जब से उसे पता चला है कि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन इस हादसे में उसका मिसकैरेज हो गया है तो बहुत गुस्से में है। लाइए वो आप खुद ही देख लीजिए। कहते हुए अनूप और गौतम को वो डॉक्टर एक वार्ड के अंदर ले जाता है। अनूप और गौतम डॉक्टर के साथ अंदर वार्ड जैसे घुसते हैं उनके सामने ही एक वास आकर गिरता है। अनूप जल्दी से गौतम का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। अगर अनूप गौतम को अपनी ओर नहीं खींचता तो वो वास सीधे आकर गौतम के सर पर ही लगता है। अनूप गुस्से से उस तरफ देखता है जिधर से वो वास आया था, तो सामने गुस्से से लाल आंख लिए नेहा कमरे में आए तीनों लोगों को घूर रही थी। अनूप गुर्राते हुए बोलता है, ये क्या हरकत है? नेहा अनूप के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, हरकत और जो आपकी उस कांस्टेबल की हरकत की कारण जो मेरा बच्चा मार गया, क्या आप मुझे मेरा बच्चा वापस ला कर दे सकते हैं? नेहा ने जो सवाल अनूप से किया कि क्या वो उसका बच्चा वापस ला कर दे सकता है, इस बात से वहां खड़े सभी चुप हो गए, क्योंकि वो भी जानते थे कि जो अब इस दुनिया से जा चुका है वो लोग उसे किसी भी कीमत पर वापस ला कर नहीं दे सकते। अनूप को उस जन्मे बच्चे के लिए अफसोस हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसे शादी वाले दिन की धानी की हालत और कामिनी और नेहा की हरकत याद आती है वो गुस्से से उबलते हुए बोलता है,
मिस सूर्यवंशी, अगर आपकी और आपकी माँ की हरकतें सही होती तो ना आज आपका बच्चा मरता और ना ही आपकी माँ आज जेल में बंद होती। इसलिए अपना ये गुस्सा अपने पास रखिए और इस बात का गनीमत मनाए कि मैंने आपको अरेस्ट नहीं किया है, नहीं तो अभी तुम इस हॉस्पिटल में नहीं अपनी माँ के साथ जेल में बंद होती। नेहा अनूप की बात सुन गुस्से का घुट पी कर रह जाती है। फिर अनूप से बोलती है, आप लोग तो मुझे राहुल से भी मिलने नहीं दे रहे हैं, उसका क्या? अनूप, नेहा से अब आप मिल सकती है, उनसे आए मेरे साथ, बोल अनूप। डॉक्टर और गौतम को लेकर नेहा के वार्ड से निकलकर दूसरे वार्ड की तरफ बढ़ जाता है। नेहा भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। दूसरे वार्ड में राहुल बेड पर लेटा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इजिप्ट का मम्मी हॉस्पिटल बेड में लेटा हुआ है। वो लोग वार्ड के अंदर जाते हैं और नेहा राहुल को ऐसे पट्टियों में लिपटा देख दौड़कर राहुल के पास जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही दौड़कर जाने की कोशिश करती है तो उसके बॉडी के निचले हिस्से में तेज दर्द होता है, जिसे बर्दाश्त करने के लिए नेहा अपने होठों को काटने लगती है। फिर धीरे धीरे चलकर राहुल के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अनूप डॉक्टर से राहुल को लेकर बात करता है। डॉक्टर को अनूप राहुल का हर एक डिटेल्स उसको बताते रहने के लिए बोलता है। फिर नेहा से बोलता है, मिस सूर्यवंशी, आपको हम अरेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी मां ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया है, लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि आगे से आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमें मजबूरन आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। अब आप अपने घर जा सकती है, बोलकर अनूप वार्ड से बाहर निकल जाता है। डॉक्टर भी अपने केबिन में चला जाता है। सबके जाने के बाद नेहा राहुल का हाथ पकड़कर रोने लगती है। फिर अचानक से रोना बंद कर देती है और गुस्से से लाल आंखें लिए अपने दांत पिसते हुए राहुल से बोलती है, राहुल, तुम्हारी ये हालत की जिम्मेदार वो गूंगी बेजुबान धानी है। हमारे बच्चे की मरने की वजह वो धानी है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। यहाँ मेरी सारी खुशियां छीन कर वहाँ वो धानी खुद अपने नई शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर रही है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी धानी, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। जिस तरह से अभी मैं अपने बच्चे और अपने प्यार को इस हालत में देख तड़प रही हूँ ना, तुम्हें भी मैं ऐसे ही तड़पने के लिए मजबूर कर दूंगी। ये धानी सूर्यवंशी से नेहा सूर्यवंशी का वादा है। गौतम कॉरिडोर पर चलते हुए अनूप से पूछता है, सर, आपने इसे छोड़ क्यों दिया? आखिर ये भी तो उतनी ही जिम्मेदार है जितनी कि इसकी माँ और इसका वो आशिक जो अंदर मुर्दे की तरह लेटा हुआ है। अनूप गौतम की ओर देखते हुए मुस्कुराता है। फिर गौतम से कहता है, वो क्या है ना गौतम, इन्होंने जिसके साथ गलत किया है वही इनके साथ अच्छा कर रही है। धानी ने इनके खिलाफ कोई कंप्लेन फाइल नहीं की है, इसलिए हम इनके हरकतें देखकर कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ये लोग कब का जेल में चक्की पीसवते, लेकिन अब इन्हें हम छू भी नहीं सकते हैं। एल गौतम अनूप के बातों पर सर हिला देता है। अनूप गौतम से, गौतम, आज घर पर एक छोटी सी पार्टी, सिर्फ फैमिली मेंबर है और कुछ खास मेहमान आ रहे हैं जिन्हें धैर्य की शादी का पता है, तो तुम भी टाइम पर घर आ जाना। एल गौतम अनूप को हैरानी से देखते हुए बोलता है, पर सर, मैं तो सिर्फ आपके साथ काम करता हूँ और आप मुझे अपनी फैमिली फंक्शन में बुला रहे हैं। हाँ, तो तुम्हें आना होगा, मैं तुम्हारा वेट करूंगा टाइम पर आना। ओके, और हाँ, अब मैं घर जा रहा हूँ, बाकी सब तुम देख लेना, और चलो पहले मुझे घर छोड़ दो, फिर तुम पुलिस स्टेशन जाना, बोल अनूप जाकर पुलिस जीप में बैठ जाता है। गौतम भी अनूप को देखते हुए उसके पीछे आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और जीप स्टार्ट कर शेखावत मैंसन की ओर निकल जाता है। गौतम पहले जैसे अनूप ने कहा था वैसे ही पहले अनूप को शेखावत मैंसन छोड़ता है, फिर पुलिस स्टेशन के जाने के लिए निकल जाता है। शेखावत मैंसन पर। शेखावत मैंसन का हॉल अभी बिल्कुल शांत था, कोई भी हॉल में नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हॉल रात के पार्टी के लिए पूरी तरह से डेकोरेट किया हुआ था। हर तरफ रेड एंड ब्लू कलर के बलून फर्श पर बिखरे हुए पड़े थे और रेड एंड व्हाइट कलर के रोजर के कॉम्बिनेशन में पूरा हॉल डेकोरेट किया हुआ था। साइड पर डीजे का भी सेटअप किया हुआ था और कलरफुल लाइट्स भी लगी हुई थी। अब इंतजार था तो बस पार्टी शुरू होने का। अनूप जैसे अंदर आता है, सामने इतनी सारी और इतनी अच्छी डेकोरेशन देख चौंक जाता है। अरे वाह, क्या बात है, पार्टी की तैयारी तो बड़े जोरों शोरों से की गई है, लेकिन सब है कहाँ? पूरा हॉल खाली पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक सुई के गिरने की भी आवाज आसानी से सुनी जा सकती है, लेकिन सब गए कहाँ है? अनूप खुद में ही बड़बड़ाने लगता है। फिर सब हॉल में नहीं है तो सब अपने अपने कमरे में होंगी, लेकिन मासी माँ पक्का किचन में होंगी। हाँ, वही देखता हूँ खुद मैं, बुदबुदाते हुए अनूप किचन की ओर चले जाता है। अनूप किचन में जाकर देखता है तो वहां संजना जी और आकृति साथ में मिलकर कुछ बना रही थी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। आकृति संजना जी को इंग्रेडिएंट्स बता रही थी और संजना जी सेम वैसे ही करती जा रही थी। अनूप संजना जी
को जाकर पीछे से हक कर लेता है। वह माँ क्या खुशबू है, वैसे क्या बना रहे हो, इसकी खुशबू ने तो मेरी भूख और बढ़ा दी। दोना टेस्ट करके देखता हूँ। अनूप जैसे ही उस डिश में से उठाकर खाने जाता है कि संजना जी उसके हाथ में मारती है, रख इसे, अभी ये पूरा नहीं बना है और ये धानी के लिए आकृति बना रही है और उसके खाने के बाद ही किसी को मिलेगा, और वो भी तब जब वो देना चाहेगी, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और तू जा पहले अपने कपड़े चेंज कर, जाने कहां कहां से आ रहा है और सीधे मेरे किचन में आ गया। कितनी बार माना किया है कि ड्यूटी से आने के बाद पहले अपने कपड़े चेंज करा करो। संजना जी अनूप को किचन से बाहर निकालते हुए बोलती है, अच्छा अच्छा मेरी यशोदा मियाँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये तो बताओ कि बाकी घर के सब कहाँ चले गए। पूरा हॉल खाली है, जबकि दादू और दादी अपने कमरे से ज्यादा टाइम तो हॉल में बैठ कर ही पर कर देते हैं, लेकिन अभी कोई नजर नहीं आ रहा है, कहाँ चले गए सब। संजना जी अनूप को सब के बारे में बताती है। दादू अपने कमरे में रेडी होने गए हैं, अनीता और आकांक्षा ऊपर मेरे कमरे में धानी को रेडी कर रही है और खुद भी वहीं रेडी हो जाएंगी, और दादी भी उनके साथ ही है। और रहे तुम और धैर्य, तो धैर्य भी अपने कमरे में ही रेडी हो रहा है, और तुम्हारे लिए अनीता ने पहले ही कपड़े निकाल कर रख दिया है, तो चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह अपने करने जाओ और रेडी। शेखावत मेंसन पार्टी में आओ, समझी संजना की तरह सजाया गया था। रेड एंड व्हाइट कलर के रोजेज लगाए गए थे। वाइट एंड ब्लू कलर के बलून्स पूरे हॉल में हर जगह भागने की कोशिश करता है, लेकिन संजना जी अनूप के एक साइड में डीजे का सेटअप किया हुआ था। पार्टी से पहले ही पकड़ लेती है और दादू मिलकर सबसे भागा वेलकम कर रहे थे। दादू बोलता है कि पुलिस वाला होते पहने हुए थे और संजना जी ने डार्क ब्लू कलर की साड़ी लेकिन मेरी और दोनों ही मुझे पकड़ लिया और सारे गेस्ट का वेलकम कर रहे थे। रे अनूप जा रे बाबा, दादी जिन्होंने दादू के अनूप के कमरे में चला जाता है। संजना जी वो दादू और संजना जी के पास आकर उनसे कहती है, संजना हो जाते हैं। कृति भी एक बार उस को सारे गेस्ट आ ही गए हैं, तो जाओ और भी होकर उनके साथ रेडी होने के लिए चली जाती है। टाइम भी हो गया है, शाम को पार्टी टाइम, सब रेडी होकर हॉल में संजना जी जी माँ मैं अभी अना कर ला गए थे। संजना जी और दादू सबका अपने कमरे की ओर सबको बुलाने जाने लगती है। तब बहुत हैंडसम लग रहा था, आकांक्षा को इंतजार था। आकांक्षा ने भी लाइट पर्पल कलर सीढ़ियों पर साड़ी पहनी थी, कान में पिंक कलर की झुमके के साथ उसने अपने बालों को खुला छोड़ा था, चेहरे पर लाइट मेकअप, पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आकांक्षा जो डीजे वाले को कुछ समझा रही थी, संजना जी उसके पास जाकर उससे बोलती है, आकांक्षा इन्हें छोड़ो, ये अपना काम कर लेंगे और तुम जाओ। धैर्य और अनूप को नीचे हॉल में आने के लिए बोलो, मैं देखती हूँ धानी रेडी हुई या नहीं। फिर संजना जी वहां से चली जाती है। फिर आकांक्षा उस डीजे वाले से, भैया संभाल लेना बोल पहले अनूप के कमरे में जाती है, जहां अनूप भी ब्लैक टक्सीडो में तैयार होकर किसी को कॉल कर रहा था। अनूप बहुत हैंडसम लग रहा था ब्लैक कलर के टक्सीडो में। आकांक्षा, भैया क्या हैंडसम लग रहे हो, आज भाभी बेहोश होने वाली है पक्का। अनूप मुस्कुराकर, यहाँ क्यों आए हैं ये बताओ और मेरी झूठी तारीफ मत कर। आकांक्षा, अरे हाँ सारे गेस्ट आ गए हैं, माँ आपको नीचे बुला रही है, मैं भाई को बुलाती हूँ, आप नीचे जाओ। आकांक्षा धैर्य के कमरे के अंदर जाती है तो देखती है धैर्य मिरर के सामने अपने बालों को जेल से सेट कर रहा था। आकांक्षा अपने होठों को रोल कर सीटी बजाती है और धैर्य के पास जा उसे पीछे से हक कर कहती है, क्या इरादा है भाई, भाभी तो आपको देखते ही रह जाएगी। सच में भाई आप जहर लग रहे हो, आज पार्टी में सब आपको ही देखने वाले हैं। धैर्य ने भी ब्लैक कलर का टक्सीडो सूट पहन रखा था और अपने बालों को जेल से सेट किया हुआ था। एक हाथ में उसकी ब्रांडेड वॉच पहना था और दूसरे हाथ में वही रक्षा सूत्र बांधा हुआ था। धैर्य आकांक्षा को आगे कर उसे देखते हुए बोलता है, मेरी प्रिंसेस भी कुछ कम नहीं लग रही है। धैर्य आकांक्षा के बाल खराब करते हुए कहता है। आकांक्षा अपने मुंह बनाते हुए बाल ठीक करती है। फिर धैर्य से, भाई जल्दी नीचे चलो नहीं तो माँ गुस्सा करेगी। ठीक है चलो बोल धैर्य आकांक्षा का हाथ पकड़ता है। फिर दोनों ही नीचे हॉल में आ जाते हैं। धैर्य और आकांक्षा नीचे आते हैं तो अनूप उन्हें नीचे ही मिल जाता है। तीनों बात कर ही रहे थे कि सामने से रोमी अंदर आते हुए नजर आता है। रोमी को देख जहां धैर्य और अनूप रोमी से बात करने के लिए उसके पास जाते हैं तो वही आकांक्षा रोमी को देख बस देखती ही रह जाती है। रोमी ने भी ब्लैक कलर का टक्सीडो सूट पहन रखा था और उसने सेविंग किया हुआ था, जिसमें वह एक चॉकलेट बॉय लग रहा था। आकांक्षा उसे देखा जाना चाहती थी। धैर्य रोमी से इशारे में कुछ पूछता है, जिसके जवाब में रोमी हाँ में सर हिला देता है। तभी अनूप सीढ़ियों की तरफ देख धैर्य के कंधे पर टेप करता है। अनूप के धैर्य के कंधे पर टेप करने पर धैर्य उसे देखता है, लेकिन उसे कहीं और देखता पाकर धैर्य उसके नजरों का पीछा करता है तो देखता है कि सीढ़ियों पर आकृति और अनहिता के साथ धानी सीढ़ियों पर व्हील चेयर पर बैठी थी और धैर्य को ही एक टक निगाहों से देख रही थी। तभी धैर्य को बैकग्राउंड से गाने के बोल सुनाई देती है।
तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती नजारे हम क्या देखें। पिघले बदन तेरी तपती निगाहों से, सोलों की आँच आए बर्फीले रिन्हों से, लगे कदमों से आग लिपटती नजारे हम क्या देखें। रंगों की बरखा है खुशबू का साथ है, किसको पता है कि दिन है कि रात है, लगे दुनिया ही आज सिमटती नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें। गाना सुनते ही धैर्य डीजे वाले को इतनी बुरी तरह से घूरता है जैसे डीजे वाले ने गाना ना बजाकर धानी के सामने धैर्य के दिल का हाल बयां कर दिया हो। धैर्य धानी को पलक निहारते हुए उसके पास जाने लगता है जैसे धैर्य कटी हुई पतंग की तरह धानी के पास चला जा रहा है जैसे उस काटी हुई पतंग की मंजिल धानी हो। धैर्य धानी के पास जाता है और उसे अपने गोद में उठाकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है, लेकिन नीचे उतरते हुए भी धैर्य की नजर सीढ़ियों पर नहीं धानी पर होती है। जब धानी को एहसास होता है कि धैर्य सीढ़ियों को नहीं उसे देख रहा है तो धानी जल्दी से धैर्य के गले में अपनी बाहें डाल कसकर उसे पकड़ लेती है और उसे सीढ़ियों को देखने के लिए इशारा करती है, लेकिन धैर्य तो धैर्य ठहरा, वो भी ना में गर्दन हिलाते हुए ही धानी को देखते हुए नीचे उतरता है। फिर धानी को व्हील चेयर पर बैठा देता है। धैर्य के धानी को लाकर बैठाते ही सब उनके पास आ जाते हैं। धानी के साथ आकृति और अनहिता आकर खड़ी हो जाती है। आकृति ने ब्लैक एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन की साड़ी पहनी थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक तरफ धानी की अनहिता थी जिसने धानी के सेम टू सेम चेरी कलर की साड़ी पहनी थी, लेकिन अनहिता ने हैवी मेकअप किया था जिसमें वो मेच्योर पसंद लग रही थी। धानी ने चेरी रेड कलर की हैवी वर्क वाली साड़ी पहनी थी, ज्वेलरी में गले में हार और उसी के सेट की ईयर रिंग पहनी थी, बाल खुले, हल्का मेकअप। उसी में धानी ने धैर्य को अपने तरफ खींचे चले आने में मजबूर कर दिया था। जब सभी घर वाले धानी के पास आ जाते हैं तो सभी को देख कर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई बर्थडे पार्टी ना होकर कोई थीम पार्टी हो, क्योंकि जहां सब लड़कों ने ब्लैक सूट पहन रखा था तो वही सारी लड़कियों ने साड़ी पहनी थी। इत्तेफाक से उसी टाइम गौतम भी उसी टाइम ब्लैक 3 पीस सूट पहने पार्टी में एंटर करता है। दादू माइक लेकर सभी गेस्ट से बोलते हैं, हेलो एवरीवन, मैं शेखावत फैमिली का हेड ऑफ फैमिली आप सबका आज की पार्टी में स्वागत करता हूं। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है। दादू फिर बोलते हैं, आज हमारे पास खुशियां मनाने की एक या दो नहीं बल्कि तीन वजह है। पहली वजह आज धैर्य और धानी की रिसेप्शन पार्टी है, दूसरी वजह आज हमारी छोटी बहू धानी का जन्मदिन है, और तीसरी और सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत जल्द ही हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। हमारी बड़ी बहू अनहिता इस घर को इस घर का वारिस देने वाली है। ये सुनते ही सब जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। वही अनूप और अनहिता के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। अनूप इशारे से अनहिता से कुछ पूछता है जिससे अनहिता ना में गर्दन हिलाते हुए ही इशारे में अनूप को आकांक्षा को दिखाती है, जिसे देख अनूप बस चुप रह जाता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। आकृति केक लेकर आती है। आकांक्ष जो मेन डोर से अंदर आ रहा था वो किसी को देखकर अपने जगह पर ही रुक जाता है। तो वही गौतम जो पार्टी में मौजूद था वो आकांक्ष के साथ आ रही लड़की को देख हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि कहीं ये लड़की वही तो नहीं जिसे आकांक्ष ढूंढ रहा है। आकांक्ष के रुकने पर वो लड़की आकांक्षा के पास चली जाती है। आकृति के केक लाने पर धैर्य जल्दी से धानी का हाथ थाम लेता है और उसे केक काटने के लिए बोलता है। सब धैर्य का उतावला पान देख हंसने लगते हैं तो धानी शर्मा कर अपना चेहरा नीचे कर लेती है। अभी धानी का चेहरा पके हुए टमाटर की तरह लाल हो गया था। धैर्य धानी का हाथ पकड़े हुए केक काटता है। सब बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। धैर्य पहले धानी को केक खिलाता है और जब धानी धैर्य को केक खिलाने जाती है तो धैर्य उसे केक खिलाने से रोक देता है, जिससे सब घर वाले जो वेट कर रहे थे कि धैर्य के बाद केक खाने का नंबर उनका आएगा वो धैर्य को घूरने लगते हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा तो आकृति और आकांक्षा को आ रहा था धैर्य पर। उसके बाद जो धैर्य ने किया वो देखकर तो सबकी आंखें बाहर आ जाती है। धैर्य ने जब धानी को केक खिलाया था तो धानी के होंठ के पास क्रीम लग गया था। धैर्य वही क्रीम अपने जुबान से लीक कर लेता है। धैर्य फिर उठते हुए बोलता है, मेरा हो गया, अब आप लोग केक खा सकते हो। सब आंखें फाड़े धैर्य को देख रहे थे और धैर्य बेशर्मों की तरह अपने होठों को लीक करने में लगा हुआ था। धानी का तो मन कर रहा था कि वो फर्श पर गड्ढा खोदकर उसमें घुस जाए संजना जी से, तो धैर्य की बेशर्मी देख कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तो वहीं अनीता धैर्य की बोली हुई बात याद कर रही थी जब धैर्य ने कहा था कि वो धानी से प्यार नहीं कर सकता है। ये प्यार नहीं तो और क्या है। धानी सबको केक खिलाती है, फिर सब धानी को गिफ्ट देते
है दादी धानी को खानदानी हार दे तो है और बोलती है ये हार मैं तुम्हें तुम्हारी पहली रसोई में देने वाली थी, लेकिन वो तो हुई नहीं तो ये मैं अभी दे रही हूँ बोल वो। धानी का माथा प्यार से चूमती है संजना जी अपने हाथ में पहनी खानदानी कानगगन निकालकर धानी के हाथ में पहना देती है और धानी का माथा चूमते हुए उससे कहती है मेरे घर में हमेशा ऐसे ही खुशियां बिखेरती रहना आकांक्षा बहुत खूबसूरत सा ईयर रिंग देती है आकृति एक खूबसूरत सा एनएस ब्रांड का गाउन देती है जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि अभी एनएस ब्रांड पूरे ट्रेंड पर चल रहा और इसकी ऑनर एनएस जल्दी किसी को बेचती नहीं थी। दादू धानी के सर से पैसे वार कर सर्वेंट्स में बांट देते हैं। जब अनीता और अनूप धानी को नेकलेस गिफ्ट करते हैं और जब वो जाने लगते हैं तो धानी अनीता का हाथ पकड़ उसे रोक लेती है और उसे नीचे झुकाकर अपने हाथ में बांधा रक्षा सूत्र उतरकर अनीता को पहनाने लगती है। फिर इशारे से बोलती है इस रक्षा सूत्र की जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है, ये रक्षा सूत्र आपकी और आपके होने वाले बच्चे की रक्षा करेगा। आकृति सबको धानी की बोली हुई बात बताती है जिसे सुन सबको अच्छा लगता है तो अनीता के आंखों में नमी उतर आती है। अब बारी आती है धैर्य की गिफ्ट देने की। सब एक्साइटेड होकर धैर्य को देख रहे थे कि धैर्य धानी को क्या गिफ्ट देगा। धैर्य अपना हाथ हिला देता है मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है देने के लिए, मैं गिफ्ट नहीं लाया। संजना जी धैर्य पर बिफरते हुए बोलती है धैर्य तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बच्ची का गिफ्ट नहीं दिया तुमने। धैर्य देखता है धानी चेहरा उतर गया है। संजना जी अपने गले में पहना चेन उतरने लगती है तो धैर्य उन्हें रोकते हुए रोमी की तरफ हाथ बढ़ाता है तो रोमी अपने पॉकेट से निकलकर एक वेलवेट का बॉक्स देता है जिसमें से धैर्य एक हॉट शेप का लॉकेट पहना देता है। जब धैर्य की धानी को गिफ्ट देने का टाइम आता है तो सभी ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि धैर्य धानी को क्या गिफ्ट देने वाला है। धैर्य अपना हाथ हिलाते हुए बोलता है मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं, मैं गिफ्ट लेकर नहीं आया हूँ। सब धैर्य की बात सुन कि धैर्य धानी के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया है सब बुरा मुंह बना लेते हैं और धानी का भी चेहरा उतर जाता है कि सबने उसे कुछ ना कुछ दिया, लेकिन जिसे देना चाहिए था उसी ने कुछ भी नहीं दिया। संजना जी धैर्य पर बात करते हुए बोलती है धैर्य ये क्या बात हुई कि तुम कोई गिफ्ट लेकर नहीं आए हो, तुम बच्ची का गिफ्ट लाना कैसे भूल सकते हो, वो भी तुम्हारी पत्नी का। संजना जी को धैर्य को डांटते देख धानी उनका हाथ पकड़ अपने पास बिठाती है और अपने हाथ को ना में हिलाकर बोलती है मेरे लिए इनका गिफ्ट देना मायने नहीं रखता है, इनका मेरे साथ रहना ज्यादा मायने रखता है। कृति धानी की कही बात सबके सामने रखती है तो संजना जी धानी का गाल प्यार से छूते हुए बोलती है हाँ बेटा ये सही है। लेकिन वो इतना ही बोली थी कि तब से धैर्य जो धानी उतरा हुआ चेहरा देख रहा था वो रोमी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो रोमी धैर्य के हाथ पर एक वेलवेट बॉक्स रख देता है। धैर्य नीचे धानी के सामने बैठता है तो संजना जी उठ जाती। धैर्य उस बॉक्स को खोलता है और उसमें से एक बहुत प्यारा सा हॉट शेप का लॉकेट निकलता है। उस लॉकेट में 2 हॉट बने हुए थे और उसके अंदर डबल डी लिखा हुआ था। उस हॉट की पूरी डिजाइन व्हाइट डायमंड से किया हुआ था और बीच में रेड डायमंड लगा हुआ है ऐसा लग रहा था, लेकिन वो रेड डायमंड जीपीएस ट्रैकर का चिप था जिसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि किसी को पता ना चले कि वो ट्रैकर चिप है। धैर्य वो लॉकेट धानी के गले में पहनाते हुए उससे बोलता है ये लॉकेट कभी भी अपने आप से दूर मत करना, अगर ये लॉकेट तुम्हारे गले में रहेगा तो तुम कहीं भी रहो मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। ओके। धानी उस लॉकेट को अपने हाथ में लेकर देखते हुए मुस्कुराकर धैर्य के गाल पर किस करती है, फिर खुशी से अपना सर जोर जोर हाँ में हिलाती है। आकांक्षा भाई अपने ये लॉकेट कब लिया भाभी के लिए। धैर्य धानी को प्यार से देखते हुए कहता है तब जब तुम्हारी भाभी अपनी बहन से कॉम्प्लेन कर रही थी कि उसे किसी ने गिफ्ट नहीं दिया है और मुझे इसने कंजूस भी कहा था। जब धैर्य कमरे के डोर पर खड़ा धानी और आकृति की बातें सुन रहा था तभी उसने रोमी को ऐसी लॉकेट अरेंज करने को कहा था जिसमें ट्रैकर हो ताकि उसे धानी कब कहाँ है उसे पता चलते रहे। आकांक्षा ये तो भाभी ने ठीक कहा, आप हो ही कंजूस। जैसे ही धैर्य आकांक्षा से कुछ बोलता कि तभी एक फोटोग्राफर वहां आता है और सबको पोज देने के लिए बोलता है तो सब धानी और धैर्य साथ खड़े करते हैं और फिर सब भी उनके साथ फोटो क्लिक कराने के लिए खड़े हो जाते हैं तो अनीता फोटोग्राफर को फोटो क्लिक करने से रोक देती है जिससे सब उसे पूछते हैं क्या हुआ। अनीता वो धैर्य खड़ा है और धानी व्हील चेयर पर बैठी है तो फोटो अच्छी नहीं आएगी इसलिए मैंने रोका। धैर्य अनीता भाभी की बात सुन नीचे झुककर धानी को अपने गोद में उठा लेता है। अब ठीक है भाभी अब तो फोटो अच्छी आएगी ना बोल। धैर्य धानी को देखता है जो उसके गोद में उठाने से हर गई थी क्योंकि धैर्य का हाथ धानी के खुले हुए कमर पर थे। इससे धानी चीहूक कर ऊपर उठ जाती जिसे धैर्य नोटिस
कर धानी को टीज करने के लिए उसके कमर पर अपनी उंगली पियानो बजाने जैसे थिरकाने लगता है और अलग पोज करता उसे ऐसे देख अनहिता संजना जी को थॉमस होप दिखाती है। सब फोटो क्लिक कराते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। यहाँ धानी की हालत खराब हो रही थी धैर्य के हरकत से। वो धैर्य को घूर कर देख रही थी लेकिन अब धैर्य खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी बॉडी भी अब रिएक्ट कर रही थी। धैर्य खुद की बॉडी को रिएक्ट करता देख जल्दी से धानी को चेयर पर बिठा कर वहां से बार काउंटर पर जाकर बैठ जाता है। धैर्य के जाने के बाद धानी चैन की सांस लेती है क्योंकि धैर्य के टीज करने से धानी की बॉडी भी रिएक्ट करने लगी थी। धानी बहुत प्यार और हसरत से धैर्य को देख जो धैर्य भी देख चुका था। धैर्य बार काउंटर पर वेटर से एक चिल्ड वाइन दो। धैर्य वाइन पीकर डांस फ्लोर पर जाता है और डीजे से सॉन्ग प्ले करने के लिए कहता है। सॉन्ग प्ले होता है। दिल मेरा ना समझ कितना बेस बार ये बेवकूफ बड़ा चाहता है तुझे कितना खुद मगर ना जान सका। इस दर्द दिल की सिफारिश कोई कर दे यहाँ कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भीग दे पूरी तरह। इस दर्द दिल की सिफारिश कोई कर दे यहाँ कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भीगा दे पूरी तरह। यारियां वे जैसे सॉन्ग प्ले हुआ सबकी नजरें डांस फ्लोर पर धैर्य पर जाकर टिक जाती है। धैर्य गाने के लाइंस को गाते हुए डांस स्टार्ट करता है। धैर्य को देखकर सब एक एक कर अपने अपने पार्टनर के साथ डांस फ्लोर पर आने लगते। अनूप बड़े ही स्टाइल से अपने घुटनों के बल बैठकर अनहिता के आगे अपना हाथ बढ़ाता है तो अनहिता भी अनूप का हाथ थामे डांस फ्लोर पर आ जाती है। वहीं जब आकांक्षा रोमी के पास जाने लगती है तो रोमी आकांक्षा को अपने तरफ आता देख जल्दी से आकृति का हाथ पकड़ उसे अपने साथ डांस करने के लिए ले जाता है। अब तक आकृति की दोस्ती भी रोमी से हो गई थी इसलिए आकृति भी बिना किसी क्वेश्चन के चली जाती है जिसे देख आकांक्षा का मुंह बन जाता है। लेकिन कोई और भी था किसकी जली हुई थी। रोमी को आकृति को डांस फ्लोर पर ले जाते देख हमारे आमांश साहब की जल जाती है और वो आकांक्षा के पास आकर उसे अपने साथ डांस करने के लिए ले जाता है। धैर्य सबके बीच से डांस करते हुए आगे आता है और धानी की तरफ बढ़ने लगता है। धैर्य को खुद की तरफ बढ़ता देख धानी की दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। धानी को एक अनछुआ एहसास धानी को धैर्य के प्रति हो रही थी। उसके दिल में गुदगुदी हो रही थी धैर्य को अपने पास आ देख। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। धैर्य धानी को पार करके आमाक्ष के साथ आए लड़की के पास जा उसे डांस फ्लोर पर लेकर जाता है और उसके कमर में हाथ डालता है और लड़की का एक हाथ अपने सीने पर रखता है और दूसरा अपने कंधे पर रखता है। क्या हुआ असर तेरे साथ रहकर ना जाने कि होश मुझे ना रहा। लफ्ज मेरे थे जुबा पर आके रुके पर हो ना सके वो बयां। धड़कन तेरा ही नाम जो ले आंखें भी पैगाम ये दे। तेरी नजर का ही असर है मुझ पे जो हुआ। इस दर्द ए दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भीगा दे पूरी तरह। इस दर्द ए दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भीगा दे पूरी तरह। धानी को धैर्य का किसी और के इतना करीब होना अच्छा नहीं लग रहा था उसे। धैर्य का हाथ लड़की की कमर पर और उसका हाथ धैर्य के सीने पर देख बहुत गुस्सा आ रहा था। यहाँ कोई और भी था जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था वो था गौतम जो जब से वो लड़की आई थी उसकी नजर उसी पर टिकी हुई थी। धैर्य डांस तो उस लड़की के साथ कर रहा था लेकिन उसकी आंखें धानी को ही देख रहे थे और उसने उस लड़की के लिए धानी के चेहरे पर गुस्सा साफ देख रहा था। धैर्य उस लड़की से अश्रिता तुम्हारी भाभी तुम्हें खा जाने वाली नजरों से देख रही है। अश्रिता धैर्य भाई अगर भाभी को कोई गलतफहमी हो गई तो हम क्या करेंगे। कुछ नहीं होगा तुम बस ऐसे ही मेरा साथ दो ठीक है भाई बोलकर अश्रिता हंस हंस बात करते हुए धैर्य के साथ डांस करने लगती है। धैर्य भी उसका पूरा साथ दे रहा था। अश्रिता आमाक्ष की बहन है। संजना जी को धैर्य की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वैसे तो वो अश्रिता को पहले से जानती थी लेकिन अभी उन्हें धैर्य और अश्रिता दोनों पर ही गुस्सा आ रहा था। संजना जी दोनों को रोकने के लिए जाना चाहती थी लेकिन वो देखती है कि धानी व्हील चेयर से उठने की कोशिश कर रही है तो वो वहीं पर खड़े गेस्ट से बात करने लगती है। धानी व्हील चेयर से उठकर खड़ी हो जाती है। उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था फिर भी धानी उठकर चलते हुए धैर्य के पास जाती है और अश्रिता को धैर्य से दूर कर खुद धैर्य को कसकर पकड़ लेती है और धैर्य के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। धैर्य भी धानी को खुद में समेट लेता है फिर डीजे की तरफ कुछ इशारा करता है तो सॉन्ग चेंज हो जाता है। रब की कव्वाली है इश्क कोई दिल की दीवाली है इश्क कोई महकी सी प्याली है इश्क कोई सुबह की लाली है इश्क कोई गिरता सा झरना है इश्क कोई उठता सा कलमा है इश्क कोई सांसों में लिपटा इश्क कोई आंखों में दिखता है इश्क कोई। धानी को अब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा था फिर वो धैर्य से ये सोचकर दूर नहीं जा रही थी कि अगर वो धैर्य से दूर हुई तो कोई धैर्य को उससे छीन न ले इसलिए धानी धैर्य के कॉलर को कसकर पकड़कर उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए।
रखी थी, लेकिन अब धैर्य को भी धानी का दर्द महसूस होने लगा था, तो धैर्य धानी को अपने गोद में उठा लेता है। धैर्य यही तो चाहता था कि धानी खुद धैर्य को दूसरों से दूर कर खुद में समेटे, तब वो धानी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ पाएगा। तो धानी दर्द को नजरअंदाज कर धैर्य को खुद में समेटने आ गई है, तो अब धैर्य धानी को दर्द बर्दाश्त करने कैसे दे सकता था, इसलिए धैर्य धानी को खुद में समेटे अपने गोद उठा लेता है और आगे के गाने के लाइंस धानी की आंखों में देखते हुए गाने लगता है। मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना। धैर्य ये सारी लाइन धानी की आंखों में देखते हुए गा रहा था, जैसे कह रहा हो अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। धानी भी धैर्य की आंखों में इतना खो सी जाती है कि धानी अपने दर्द को भूलकर सिर्फ धैर्य में खोना चाहती है। धैर्य धानी को वैसे ही बाहों में उठाए अपने कमरे में ले जाता है और इसी के साथ तालियों की तेज गड़गड़ाहट सुनाई देती है। फिर सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। गौतम भी बहुत से सवाल अपने साथ लिए शेखावत मेंशन से चले जाता है। आमाक्ष रोमी के साथ डांस कर रही आकृति को खोजने लगता है, लेकिन आकृति उसे कहीं नहीं मिलती, तो वह भी मायूसी भरा चेहरा लिए अश्रिता के साथ निकल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, धैर्य और धानी की इस कहानी में आगे क्या होगा, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं और इस रोमांटिक कहानी को आगे सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और न्यू चैप्टर आने का वेट करें। और अगर आप लोगों को मेरी दूसरी नोवेल्स पढ़ना है तो आप लोग प्रतिलिपि पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और आप लोग जेरी सर्च करेंगे तो आप लोगों को मेरी आईडी मिल जाएगी।